राफेल के बारे में। अब देखिए, अभी तक तो वो बेल मंडे नहीं चढ़ी है। क्या इंडिया और फ्रांस में ये दोनों चीजें तय पा जाएंगी तो आगे जैसे जैसे बात बढ़ेगी इंडिया को इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी तक तो वो राफेल वाले नहीं बात कर सके, जो चीज उनको 29-30 तक मिल जानी चाहिए थी। अब जहाज अकेला नहीं फ्लाई करता, ये अपने कोस्ट सिस्टम कबीले के साथ फ्लाई करता है। फिर भारतीय फिजाइया जैसे जहन, उन्होंने माशाल्लाह 43 साल में तेजस बनाए और अपने पायलट्स को उसके ऊपर ट्रेन नहीं कर सके। तो ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा सर इंडियन एयरफोर्स के लिए। एक बुनियादी चीज पाकिस्तान में, पाकिस्तान एयरफोर्स ने फोर्सेज ने सीखी है, कभी अपने दुश्मन को कमजोर ना समझ। जिस दिन आपने दुश्मन को कमजोर समझ लिया, जितनी भी पावर आपके पास या नंबर ज्यादा होंगे, आप मार खा जाएंगे। कि हमारे रिसोर्सेज नो डाउट कम है, हमारी लीडरशिप भारत के मुकाबले में 1-2 कदम नहीं 10 कदम आगे के फैसले लेती है। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजिकली, पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा भारत से आगे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान, मेरे साथ मौजूद हैं वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। सर थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि फ्रांस अपनी जो एरोस्पेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो इस तरह आसानी से शेयर नहीं करता। अब ये 6th जनरेशन जो प्रोग्राम है फ्रांस लेड, ये फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, भारत ने इस हवाले से फ्रांस से गुफ्तगू का आगाज कर दिया है। आपके नजदीक अगर भारत इसमें शामिल होता है तो फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजीज शेयर करेगा भारत के साथ, या भारत सिर्फ इसकी रिसर्च में और इसकी डेवलपमेंट में एक फंडर के तौर पर जो है वो उसका शुमार होगा। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी राफेल के बारे में। अब देखिए, अभी तक तो वो बेल मंडे नहीं चढ़ी है, तो अभी वो इंडिया जो है, हाँ बिल्कुल, इंडिया ने, इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली, जो इनकी पार्लियामेंट्री कमेटी है डिफेंस की इंडिया की, उसको बता दिया है कि हम बड़े सीरियसली, बड़ी कंसर्टेड एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम फ्रांस का ये जो इनिशिएटिव है 6th जनरेशन का, हम इसमें को पार्टनर या इसको हम ज्वाइन करें। अच्छा, हमें देखना होगा हैदर कि ये इनको ये अपॉर्चुनिटी क्या फ्रांस ने ऑफर की है, कैसे बनी है और क्यों ऑफर की है, जो मैं समझाऊं अभी तक, बाकी तो अल्लाह जानता है। ये बेसिकली ये जो प्रोग्राम था, फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर शुरू किया था। जी। फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर ये प्रोग्राम शुरू किया था। अब देखिए कि दो यूरोपियन नेशन जो कि ईयू का हिस्सा है, जो कि नेटो का हिस्सा है, उनमें इख्तलाफ हुआ किस बात के ऊपर, कि दोनों में से कितना डिजाइन कंट्रोल करना है और कितना जो इंटेलेक्चुअल या वो चीजें हैं उसको कंट्रोल करना है, इसके ऊपर इख्तलाफ हुआ। तो जर्मनी हैज पुल्ड आउट। अब जर्मनी ने पुल्ड आउट किया तो फ्रांस को, जैसे मैंने आपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि वो पैसा बनाने के बहुत माहिर हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अकेले बनाना वाइबल नहीं है। वो बनाना चाहते हैं बिकॉज ईयू वाले अपना भी फाइटर बनाते हैं, फिर अमेरिकन है, 6th जनरेशन, चाइना है, रशिया है, तो उन्होंने मार्केट में compete करना है, लेकिन दे नीड अ पार्टनर। तो इसलिए उन्होंने इंडिया को इंडिया दिया कि आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया ने ऑफिशियली अपनी मिनिस्ट्री को बता दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी इस वजह से हुई है कि जर्मनी और फ्रांस में एक फैसला नहीं हो सका कि डिजाइन कंट्रोल कितना किसके पास होगा, इंटेलेक्चुअल कंट्रोल कितना किसके पास होगा। तो आप खुद सोच लीजिए कि क्या इंडिया और फ्रांस में ये दोनों चीजें तय पा जाएंगी। मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। तो आगे जैसे जैसे बात बढ़ेगी इंडिया को इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी तक तो वो राफेल वाले नहीं बात कर सके, जो चीज उनको 29-30 तक मिल जानी चाहिए थी। अब अगर वो इस प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो दैट मीन्स अनदर 10 ईयर्स। अनदर 10 ईयर्स का मतलब है कि वॉरफेयर कितना चेंज हो चुकी अनदर होगी। 15 ईयर्स सर, अनदर 15 15 ईयर्स, ईयर्स क्योंकि 15 इसके स्टार्टिंग बारे से में तो बात लेके, हुई है कि जी, जी, 2040 या 2045 तक ये मेच्योर होगा। यस, मेच्योर होगा और फिर इसकी वो जो इसकी पाइपलाइन में आना शुरू होंगे। तो आप देखिए कि उस वक्त तक वॉरफेयर कितनी चेंज हो चुकी होगी। अब जहाज अकेला जो है वो नहीं फ्लाई करता, ये अपने कोस्ट सिस्टम, अपने पूरे वो एक कबीले के साथ फ्लाई करता है, जिसको इसका आप को पायलट सिस्टम कहते हैं। अनमैन ड्रोन, ये सारे उसके साथ इंटीग्रेट होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली इनको जर्मनी के निकलने की वजह से अपॉर्चुनिटी मिली है। तो सर आपने ये जो खुद कहा कि भी जहाज खुद अकेला फ्लाई नहीं करता, और ये जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत थोड़ी है इस हवाले से। ये जो फ्रांस का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम है, मतलब ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। इसमें जो है ये कॉम्बैट क्लाउड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन है, फिर इसमें मैन और अनमैन टीमिंग है। तो इसको अगर हम भारत के फिजाइया का को सामने रखते हुए इन तमाम चीज़ों को देखें तो कितना मुश्किल होगा भारत के लिए इन पूरे सिस्टम्स के साथ खुद को इन्वॉल्व करना और फिर अपने लोगों को ट्रेन करना। और डेफिनेटली जब ये चीजें मेच्योर होंगी, ये सारा प्रोसेस उसके बाद शुरू होगा। तो जिस तरह आपने खुद कहा कि जिस तरह तेजी से
दुनिया में जो है वो जंगों के लड़ने के तरीके बदल रहे हैं, जी। तो उसमें 2045 और उसके बाद फिर चीजें शुरू होना, फिर भारतीय फिजाइया जैसे जहन जिन्होंने माशाल्लाह 43 साल में तेजस बनाए और अपने पायलट्स को उसके ऊपर ट्रेन नहीं कर सके, तो ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा सर इंडियन एयरफोर्स के लिए आपके नजदीक? कॉम्प्लेक्स भी और होगा और मैं लेकिन सर ये भी क्लियर करूं, मैं उनकी कोई तस्दीक नहीं कर रहा, नहीं नहीं मैं नहीं, उनका बिल्कुल ट्रैक नहीं, रिकॉर्ड नहीं, नॉट सामने एट रखते ऑल। हुए बात कर रहा हूँ ये। नॉट एट ऑल। देखिए, हमने तो एक बुनियादी चीज पाकिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स से फोर्सेज ने सीखी है, खासतौर पे जिस तरह हम ट्रेन हुए हैं कि कभी अपने दुश्मन को कमजोर ना कमजोर नहीं समझो। समझ में। जिस दिन आपने दुश्मन को कमजोर समझ लिया, जितनी भी पावर आपके पास या नंबर ज्यादा होंगे, आप मार खा जाएंगे। और इसको हमने नहीं, इसको भारत ने साबित किया है, ये भी आप जानें। तो एक तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ये जो आपने कहा कि ये जो फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम फ्रांस जो बना रहा है, जिसमें से जर्मनी निकल गया है। मैं समझता हूँ कि इसको जो फ्रांस है, वो ये नहीं होगा कि वो राफेल की डील नहीं होगी। मेरे ख्याल में ये एक उसको ना गाजर दिखाई जा रही है इस खरगोश को, कि अगर आप अपनी राफेल की डील जो है, जैसे हम आपको करेंगे फाइनल ड्राफ्ट एक्सेप्ट करेंगे, तो हम आपको इस सिस्टम में भी ले लेंगे। उसके दो फायदे होंगे। एक तो मार्शल दाशो के जो 120 22 या जितने भी उनके वो राफेल हैं, वो बिक जाएंगे। और उनकी कंटिन्यूसली एक सोर्स ऑफ, ये एक सोर्स ऑफ इनकम होती है। एक जहाज आपने बेचा, अगले 30 साल के लिए वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, जब तक वो फेज आउट नहीं हो जाता। इसके साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़ी चालाकी के साथ, ये जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इनका इनका जहाज जो है, फ्यूचर क्या नाम, कॉम्बैट एयर सिस्टम जो है, इसको कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ। तो मैं समझता हूँ कि एक इनको ल्योर किया जा रहा है कि अगर आप पहले वो डील फाइनल करोगे, तो फिर आपको हम ये चीज देंगे। तो इसमें और ये भी इसमें अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्रांस इनको कह रहा हो कि ठीक है, हम रफाल्स के सोर्स कोड्स आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, इसमें आप अभी से हमारे साथ शामिल हो जाए, पैसा शैसा लगाएं, तो फिर देखते हैं आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करनी है या नहीं करनी। मैं फिर कहूंगा कि अगर उन्होंने जर्मनी के साथ इस बात पे इख्तलाफ हो गया है, हालांकि दोनों हाँ, ईयू के मेंबर्स हैं, नेटो के मेंबर्स हैं, तो क्या ख्याल है कि वो भारत को देंगे? भारत के लिए सिर्फ यही होगा कि मे बी फ्यूचर में कहीं उनको दे दें। और बेसिकली जो जिसको हम कहते हैं कि जो हार्डकोर स्ट्रक्चर है, उसकी डेवलपमेंट की जो है वो इनके लोकलाइज इनके वो इंडस्ट्री में वो उनको हेल्प करेंगे। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर उन्होंने राफेल की अभी तक नहीं दी है, तो वो कैसे उसकी देंगे? और बाकी जहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे हमने कॉम्बैट क्लाउड की बात की है, तो उसमें ये होता है कि अब पूरी जितनी जिस तरह हमने पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी ने किया, नेवी ने किया, और इंशाल्लाह इसको हम और बहुत आगे लेके जा रहे हैं कि इंशाल्लाह। जी, इसका ये है कि आपकी सारे सिस्टम्स इंटीग्रेट हो जाते हैं। मैं अब छोटी सी मिसाल दूंगा। J-10 जो है, मिसाल के तौर पे वो जा रहा है, उसको एक टारगेट पिक होता है। पहले होता था कि जैसे जिस जमाने में हम जहाज उड़ाते थे, जो मेरा रडार देख रहा है मैं वो देख रहा हूँ। अब ये कि मेरे हम्म। पूरे सिस्टम में अगर उसमें टैंक शामिल है, ग्राउंड रडार है, सिविल रडार्स हैं, शिप्स के रडार्स हैं, मैं वो सब कुछ देख रहा हूँ। तो उसका फायदा ये होता है कि मेरे फॉर एग्जांपल मेरे दो मिसाइल थे, मैंने फायर कर दिया, मेरे पास मिसाइल नहीं है, लेकिन मेरे रडार ने बताया कि वहां पे एक टारगेट है। उसको कोई और पिक करके उसको शूट करेगा, और मेरा सिस्टम उसको गाइड करेगा सपोर्ट फ्रॉम, करेगा यानी कि बिल्कुल। कहीं और से। तो इसको हम लेमैन में आप समझ लीजिए कि एक पूरा क्लाउड है, जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आ रही है टू एवरीबडी। लेकिन खदशा क्या है? अगर ये हैक हो जाता है, तो आपका सारा सिस्टम स्टैंड पे हो जाता है। तो ये एक जो है, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। तो गेटिंग बैक टू दैट, कि क्या वो फ्यूचरिस्टिक उस जो उनकी अप्रोच है, उस जहाज 6th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं, हो सकता मेरे ख्याल में इसका सारा डिपेंड करता है कि अगर इनकी राफेल की डील फाइनल जो है वो साइन हो जाती है अगले सर साल डेढ़ सर साल के आपने एक अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग फिर बात इसके की है, ऊपर। सॉरी मैं आपकी आपकी बात काट रहा जी हूँ, जी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अगर वो सिस्टम हैक हो जाए तो फिर सारे प्रोग्राम आपके मलियामेट हो गए। सर मुझे मुख्तसरन बताइएगा, बड़े लोगों ने बात की कि हमने रफाल ब्लाइंड कर दिए थे और उन लोगों को पता ही नहीं लगा कि हमारे साथ हो क्या गया या हमारे साथ होने क्या जा रहा है, हुआ क्या है। सर वो भी इससे मिलती जुलती कुछ चीज थी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? देखिए, अब मैं इससे भी बढ़ के आपको बताऊंगा कि अभी जो ईरान और ये कॉन्फ्लिक्ट है, हम वी आर थैंकफुल टू चाइना। अल्लाह ताला का करम है कि वी हैव गुड फ्रेंड्स, रिलायबल सोर्सेज हैं। भले हम उनके लिए एक लैब टेस्टिंग लैब है कि उनके सिस्टम को चेक करते हैं। देखिए, अब तो सिस्टम ये भी है। आपने सुना होगा कि अमेरिकी जहाज, उन्होंने कहा जी कि अपने ही फायर से हुआ है। भाई, अपने जी। ही फायर से अगर 65 वॉर में कोई बात करे तो मैं मानता हूं। अब क्या है, लेकिन ये हुआ है कैसे? कि अब आप, हर जहाज का एक सिग्नेचर होता है।
अगर जी, मेरा इलेक्ट्रॉनिक अपना सिग्नेचर। जहाज है तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है और मेरा सिस्टम को पता है कि ये फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है। बट अब जी। कैपेबिलिटी आ गई है कि आप उसको ओवरराइड करके उसी जहाज के फ्रेंडली जो सिग्नेचर है उसको एनिमी सिग्नेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे आपका अपना सिस्टम उसको गलती से शूट डाउन करेगा। तो ओके। इन ऑल प्रोबेबिलिटी अमेरिका जो इनका F-15 में गिरा था वो इस तरह से गिरा था, जो कुवैत के अंदर भी इनके जो गिरे थे। पीकअप एक मुझे कहना था। तो हैकिंग इज अ वेरी सीरियस। आप और फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस आप देखते हैं कि चीज हैक हुई है, अपग्रेड हुई है, हैक हुई है, तो ये सिस्टम ऑफ मेजर्स एंड काउंटर मेजर ये चलता रहेगा। एंड अपने क्लाउड को कौन ज्यादा सिक्योर रखता है वो जीतेगा। बिल्कुल ठीक। सर, भारत की मईशत बड़ी मजबूत है। भारत ये क्लेम करता है कि हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है। वहां का जो आम जिंदगी है, एक आम इंडियन है, उसकी अगर जिंदगी के मेयार को देखें तो ये चीजें उसके ऊपर तो पूरा नहीं उतरती। लेकिन हम इस चीज को जहन में रखते हैं कि भारत की मईशत बड़ी है, भारत के मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में भारत अगर ये फ्रांस के 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में एंटर होता है तो ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले हम देख रहे हैं कि इन्होंने तेजस के ऊपर अरबों डॉलर्स लगाए, वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। इन्होंने एमका के भी प्रोटोटाइप के लिए $3 बिलियन जो है वो सैंक्शन किए, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके उसके डिजाइन में फिर इश्यूज आ गए हैं। फिर उसके इंजन डिलेज, वो हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में उसको डिस्कस भी किया था। इस चीज को जहन में रखते हुए फिर एक बहुत बड़ा गैप भी है भारतीय फिजाइया को, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, उसको भी फिल करना है। 42 ऑथराइज्ड स्क्वाड्रन हैं, 29 से कम इस वक्त ऑपरेशनल हैं, उसके ऊपर भी उनको फौरी तौर पर इन्वेस्ट करना है। तो भारत की मईशत को सामने रखते हुए रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, वो गोदी मीडिया वाली अप्रोच नहीं, एक्चुअल अप्रोच जो जो रियलिटी के बहुत करीब करीब हो, भारत के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा बैक वक्त में अपने उस डेफिसिट को भी पूरा करना, नए जो एम्बिशंस हैं उनमें एमका हो या 6th जनरेशन प्रोग्राम्स हो उसमें भी एंटर होना। अब बिल्कुल आप देखें ना, एमका से ही शुरू करें। अगर ये इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट राफेल और उसके बाद ये फ्यूचरिस्टिक जो है सिस्टम है, कॉम्बैट सिस्टम है, इसमें कर रहे हैं, तो इनके तो अपना एमका के लिए जो रिसोर्सेज पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। और अल्टीमेटली आप कहाँ से काटेंगे? ठीक है, उनकी इकोनॉमी हम अपने से कंपेयर नहीं करते, लेकिन उनकी 1.5 अरब आबादी है। कोई आपके लोग आपसे अपनी डेवलपमेंट भी चाहते हैं, तो कहाँ से आप काट के देंगे इतने ज्यादा पैसे? तो जो इनके मेरा ख्याल है कि डेवलपमेंट या इनकी आवाम को जो नुकसान पहुंचेगा इतने हैवी प्रोजेक्ट के ऊपर जाने का, इनके अपने एमका का जो है मेरे ख्याल में तो उसको टाइम लाइन के ऊपर रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो आई थिंक ये एक फिगर्स की हद तक ठीक है, लेकिन जहां पे आपने 1.5 अरब की आबादी को भी सेटिस्फाई करना हो, कुछ उनके पेट में भी डालना हो, और आपकी बाकी सर्विसेज भी हैं, यू हैव योर नेवी, यू हैव योर आर्मी, और यू हैव 15 लाख की आपकी आर्मी है, आपने उसको भी अपग्रेड करना है, ताकि उसने भी अगर ग्राउंड पे अपना जो है बूट्स को कायम रखना है तो उनको भी अपग्रेडेशन की जरूरत है। उसकी तरफ तो अभी हमने कोई बात ही नहीं की है कि उनकी आर्मी हम्म। के लिए क्या डेवलपमेंट है, नेवी के लिए, एक्सेप्ट फॉर जो राफेल हमने कहा कि 24-25 वो ले रहे हैं उनके लिए प्लान किया है, लेकिन वो भी डील अभी जी। फाइनल नहीं हुई है। तो आई थिंक ये एक फॉल्स एक इल्यूजन है कि इतनी बड़ी वो उनकी इकोनॉमी, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तो आप दुनिया की आबादी भी सबसे बड़ी है, मेरे ख्याल में तो शायद चाइना से भी आगे निकल गए हैं। तो प्रॉब्लम्स बिल्कुल है ठीक। इनको, और इनके लिए इतना आसान नहीं होगा इसको फाइनेंशियली मैनेज करना भी। बिल्कुल ठीक। सर, आखिर में मुख्तसरन ये बताइएगा कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हमारे रिसोर्सेज नो डाउट कम है, लेकिन हमारी लीडरशिप भारत के मुकाबले में एक दो कदम नहीं 10 कदम आगे के फैसले लेती है। और उन्हीं फैसलों का नतीजा है कि हम अपने से कई गुना बड़ी फौज को, दुश्मन को हम लोगों ने शिकस्त नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह इबरतनाक शिकस्त दी। सर, हम लोग अभी चीन के साथ 5th जनरेशन J-35 जो फाइटर जेट है उसके उसके हवाले से बात कर रहे हैं। चीन J-36 के ऊपर भी काम कर रहा है, जो 6th जनरेशन जहाज है। फिर हम टर्की के साथ भी जो है वो गुफ्तगू कर कान रहे हैं कान कान से मुतालिक। तो मुझे अंदाजा तो है कि हमारी लीडरशिप की अप्रोच बड़ी क्लियर है और हम 10 कदम आगे का सोचते हैं। भारत 2045 में अगर इस प्रोग्राम के बाद कामयाब भी हो जाता है, हम 2045 में कहाँ खड़े होंगे सर? हैदर, हिस्टोरिकली मैं कहूँगा एक मुख्तसर से पीरियड के बाद जो हमने बात की थी कि जिसमें बीवीआर उनके पास शायद हमसे पहले आ गए थे, मुख्तसर से 10-12 साल का पीरियड। इसके अलावा पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजिकली, पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा भारत से आगे रही है।
जब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मार्क टू 104 स्टार फाइटर था 65 में, 65 की वॉर में, कि इनके पास 400 नॉट से ऊपर वाले जहाज कोई नहीं थे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, और शुक्र है अल्लाह ताला के आपने जो दो नाम लिए ये हमारे बड़े, जिसको कहते हैं सिंसियर फ्रेंड्स हैं। देखिए पैसा हर कोई चाहता है, और अभी मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तुर्की सऊदी अरब का मुआहदा हुआ है, इसके बाद हमारे साथ, हमारी खास तौर पे तुर्की के साथ, उसके साथ हमारी जो डिफेंस हमारी कोऑपरेशन है वो ऑपरेटिव। बहुत बढ़ेगी। और लेट मी टेल यू दैट तुर्की ने डिफेंस इंडस्ट्री में लीप्स एंड बाउंड उन्होंने तरक्की की है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर हमारा काम के उनके साथ, हमारा उनके साथ एक जॉइंट वेंचर हो जाता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एयर वाइस मार्शल हेड साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू की आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।